अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, कल हमारा लेक्चर नंबर 2 जो हमने रिकॉर्ड किया था उसमें सेक्शन 37 अदर देन इमूवेबल प्रॉपर्टी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ा था। छोटी सी हमने एक एग्जांपल देखी थी और उसके बाद हमने कैपिटल लॉस को डिटेल में डिस्कस किया था कि कैपिटल लॉस जो है वो बेसिकली उसको हम लोग कैसे कैसे एडजस्ट करते हैं। मतलब कि हम उसी तरह से लाइक हम कैपिटल लॉस को 6 साल तक कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं और जो सबसे पुराना लॉस होगा वो सबसे पहले माइनस होगा और कैपिटल लॉस सिर्फ कैपिटल गेन में से ही माइनस हो सकता है। ठीक है, सेक्शन 37 का जो हमने डिस्कस किया था। और इसी तरह उसके बाद फिर हम लोगों ने जो हमारे जो चेंज आया था, मेन जो चीज में चेंज आया था दैट वाज इमूवेबल प्रॉपर्टी। और उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कुछ प्रॉपर्टी में अगर आपके पास गेन आ जाए, कैपिटल गेन आ जाए, तो चेंज ये आया है कि जनाब 100% गेन जो होगा वो टैक्सेबल होगा और वो एसटीआर में जाएगा और गिवन रेट्स के हिसाब से वो रेट्स हमने हमारे नोट्स के अंदर भी हम लोगों ने देख लिए थे। ठीक है जी। तो वो बेसिकली हमारे पास जो रेट्स थे वो हमें हमारे अ, बताए गए हैं हमारे ऑर्डिनेंस के अंदर। और उसमें हम लोगों ने ये रेट्स हमारे पास गिवन है ओपन प्लॉट में, कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी में, फ्लैट्स में। ठीक है जी। तो अब यहाँ पे मतलब अलग अलग रेट्स हैं सारे के सारे। तो उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था मतलब आपके पास कुछ डीम्ड जो है वो प्रॉपर्टी होती है, रेजिडेंशियल इंडिविजुअल जो है वो उनके पास प्रॉपर्टी है। तो वो जनाब उनके ऊपर सेक्शन 7E उनके ऊपर अप्लाई होता है, जिसके मुताबिक अगर उनकी प्रॉपर्टी जितनी भी उनकी फेयर मार्केट वैल्यू होगी, फेयर मार्केट वैल्यू का 20 सॉरी 5% जो होगा वो डीम्ड इनकम होगी और उसका टैक्स जो होगा वो रेट कितना होगा, 20% उसका टैक्स का रेट होगा। ठीक है जी बेटा, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था हमारे कल के लेक्चर में। आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है। तो आई थॉट कि आप लोगों के साथ एक क्वेश्चन छोटा सा मैं शेयर कर लूं और उसका थोड़ा सा सोल्यूशन आपको बना दूं, तो मजीद जो कल वाला लेक्चर अब आपको पक्का हो जाएगा। तो मैंने क्वेश्चन एक लिखा छोटा सा, बेटा देखिएगा जरा, इसको रीड कर देते हैं जी। मिस्टर ए प्रोवाइडेड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग इनकम: बेसिक सैलरी 3 लाख रुपए पर मंथ, अकोमोडेशन अलाउंस 1 लाख रुपए पर मंथ। Additional information: Mr. A sold shares of XYZ Private Limited for rupees 1 million during the year. Shares were purchased for ये अच्छा ड्यूरिंग द ईयर उसके साथ है, शेयर्स वर परचेज फॉर 3 lakhs। अच्छा जी। मिस्टर ए सोल्ड अ पेंटिंग इन इमरजेंसी फॉर रुपीज 50,000 वेयर एज पेंटिंग वॉज परचेज फॉर 2 लाख रुपए 2 मंथ्स अगो। यानी कि 2 महीने पहले ही उसने 2 लाख रुपए की जो है वो पेंटिंग उसने परचेज की थी और 50,000 की उसने बेची। अच्छा जनाब, मिस्टर ए ओन्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज फॉर मेनी इयर्स, फेयर मार्केट वैल्यू एट द एंड ऑफ टैक्स ईयर वॉज 330 million अकॉर्डिंग टू डीसी रेट। ठीक है जी, तो ये डीसी रेट के हिसाब से। अच्छा बेटा, इसमें इमूवेबल जो प्रॉपर्टी ना, अब इसमें मैंने क्वेश्चन जब लिखा लिखा है, मैंने ये क्वेश्चन जब बनाया क्वेश्चन हिस्ट्री को, तो उसमें मैंने मेंशन नहीं किया कि कौन सी प्रॉपर्टी। ठीक है, क्योंकि इसकी वजह ये थी कि आप भी समझ चुके होंगे कि काफी सारे सालों से उसके पास अगर मतलब प्रॉपर्टी पड़ी और फेयर मार्केट वैल्यू के बारे में वो बता रहा है, अभी उसने बेची नहीं है, उसके पास ओन है, उसके ओनरशिप में उसके पास पड़ी हुई है प्रॉपर्टी। बेचेगा तभी कैपिटल गेन आएगा, फिर वो इमूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर मतलब जो रेट्स वगैरह अप्लाई होंगे। तो फिर वहां पे जब वो बेचेगा तो मेंशन करेगा किस चीज को, कि जिसको हम लोग कहते हैं अपना जो आपके पास जो स्लैब्स वगैरह गिवन है, ठीक है, उसको हम ऐसा करते हैं, हम उसको भी एक मतलब उसमें भी एक पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं कि यहाँ पे हम एक पॉइंट लिखते हैं, ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर ए सोल्ड अ प्लॉट वर्थ रुपीज 1 million फॉर 3 million। इट वॉज परचेज्ड 2 years ago। ठीक है जी। तो इसमें अब हमने एक ये चीज में मतलब ऐड कर ली कि मिस्टर ए ओन्स डिफरेंट प्रॉपर्टीज फॉर मेनी इयर्स, फेयर मार्केट वैल्यू एट द एंड ऑफ द टैक्स ईयर वॉज 30 million अकॉर्डिंग टू डीसी रेट। मतलब जो अभी एट द एंड उनके पास जो जितनी प्रॉपर्टीज पड़ी उनकी फेयर मार्केट वैल्यू कितनी जनाब, 3 करोड़ रुपए। ड्यूरिंग द ईयर मिस्टर ए सोल्ड अ प्लॉट वर्थ रुपीज 1 million फॉर 3 million।
इट वॉज परचेज 2 years ago। ठीक है जी, 2 साल पहले ये एक मतलब प्रॉपर्टी जो थी वो बेची गई थी, खरीदी गई थी। ठीक है, रिक्वायरमेंट जनाब इसकी क्या है जी, कैलकुलेट टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी फॉर मिस्टर ए ऑफ मिस्टर ए फॉर द टैक्स ईयर। ठीक है जी, तो अब हम जरा इसको डिस्कस करते हैं कि आपके पास जो है वो हम इसको क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो आते हैं जनाब इसके सॉल्यूशन की तरफ। देखिए जी, इसका सोल्यूशन हम लोग ट्राई करते हैं सोल्यूशन बनाने की। तो सोल्यूशन में जनाब सबसे पहले आपके पास हम यहाँ पे जैसे हमारे पास प्रॉपरली एक वे में हम लोग वैल्यूज लिखते हैं, लाइन लाइन हम लोग ड्रॉ करते हैं कि कौन कौन सी चीजें जो है वो हमारे पास सही से निकलेंगी। अच्छा जी, और फिर यहाँ पे भी एक वैल्यू लाइन हम ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग हमारे रुपीज या अमाउंट। तो नंबर वन, आप क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट देखिए, टैक्सेबल इनकम किसने बात किया, तो टोटल हमें इनकम भी बतानी पड़ेगी और टैक्सेबल इनकम फिर हमें बाइफरकेट करनी पड़ेगी। तो सैलरी भी जनाब आपके पास मौजूद है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में बेटा आपके पास सबसे जो पहली चीज आ रही है वो कौन सी चीज है जी, वो है आपके पास बेसिक सैलरी। वो कितनी जनाब, 3 लाख रुपए पर मंथ है, तो 3 लाख रुपए पर मंथ मतलब है जनाब 3 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12, आंसर 36 लाख। ठीक है जी, उसके बाद जनाब आपके पास अगर बेशक यहाँ पे लिखना है यहाँ पे लिख दीजिए, बेशक इसको ब्रैकेट में लिखना है ब्रैकेट में लिख दीजिए, आपकी मर्जी है। उसके बाद जनाब अकोमोडेशन अलाउंसेस है जी, अकोमोडेशन अलाउंसेस 1 लाख रुपए पर मंथ है, तो ये आपके पास आ जाएंगे जी कितने, 12 लाख रुपए। ठीक है जी, तो इसके बाद आपकी जो टोटल टोटल टैक्सेबल सैलरी इस रुपीज 12 और 36 कितने हो गए आपके पास, 48। 48 है जनाब, 48 लाख रुपए। ठीक है जी, तो लें जनाब, ये आपके आ गई टोटल टैक्सेबल सैलरी। ठीक है, इसको हम लोग नाम दे देते हैं ए का। अच्छा जी, अब जरा हम लोग आगे चलते हैं कि सेकंड नंबर पे हमारे पास कौन से जनाब, इनकम फ्रॉम। देखिए बेटा, अगर तो मुझे मैंने कोई प्रॉपर्टी अपनी रेंट पे दी होती तो वो उसको मैं क्या कहता, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। अब क्वेश्चन में मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन की ही दी गई है, तो यहाँ पे लिखता हूँ इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ओके बेटा, अब कैपिटल गेन मेरे पास कौन कौन से हैं जनाब, सबसे पहले देखते हैं, तो एक तो एक्स वाई जी प्राइवेट लिमिटेड के शेयर्स हैं, उसके बाद एक पेंटिंग है, और उसके बाद मेरे पास जो है वो प्रॉपर्टी है, और वो इमूवेबल प्रॉपर्टी मैंने बेची भी थी। ठीक है, और प्लॉट में से, और इसी तरह से क्योंकि वो अलग से मतलब हमारे पास इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि हमारे पास कैसे कैसे उसको हम लोग काउंटर करेंगे। और एक आपके पास बाकी भी डिफरेंट प्रॉपर्टीज भी हैं इनके अलावा। ठीक है, और उनकी मालियत कितनी है जी, 3 करोड़। अगर ये 2.5 करोड़ से कम होता, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर 2.5 करोड़ से कम मालियत वाली प्रॉपर्टीज उसके पास पड़ी होती, तो उसके ओनरशिप में होती, तो आपको पता है कि फिर उसके ऊपर ये वाला जो डीम्ड इनकम वाला सेक्शन है वो अप्लाई नहीं होना था। ठीक है, तो मैंने पहले सोचा था कि आप लोगों को वो बताता हूँ 2.5 करोड़ वाले, लेकिन फिर आई थॉट के पहले आपको ये करवा दूं, उसके बाद इंशाल्लाह आप लोगों को इसी तरह के 2-4 क्वेश्चन और प्रैक्टिस में करवाऊंगा खुद, और उसके बाद आप लोगों को क्वेश्चन मैं दूंगा करने के लिए, और उसमें भी ये सारा कुछ हम इंशाल्लाह कवर करेंगे। अच्छा जी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन जो है वो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले एक्स वाई जी प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा जनाब, इसमें हम कहते हैं जी आपको क्या इसमें आपको फर्क पड़ा या कितना मिला, उसने कहा जनाब कंसिडरेशन रिसीव्ड कितनी है जी, कंसिडरेशन रिसीव्ड आपके पास 10 लाख रुपए, और इसमें से हम लोग लेस करेंगे कंसिडरेशन पेड।
और वो कितने जनाब आपके पास? तकरीबन कोई 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए के आपने शेयर परचेज किए थे ना? तो जी बिल्कुल 3 लाख रुपए के आपने शेयर परचेज किए थे। अच्छा जनाब, तो आपको जो हकीकत में कैपिटल गेन मिला वो कितना मिला जी? 7 लाख रुपए का, विच इज टैक्सेबल, 100% टैक्सेबल। अच्छा जनाब, उसके बाद आपके पास आता है पेंटिंग। तो पेंटिंग जनाब, कंसिडरेशन रिसीव्ड कितनी है जी? कंसिडरेशन रिसीव्ड पेंटिंग के लिए वो है जनाब आपकी 50,000 रुपये। इसमें से हम लोग लेस करेंगे कंसिडरेशन पेड, वो है जनाब 2 लाख रुपए। तो 1.5 लाख रुपए का आपको लॉस हुआ, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हमने कल कानून पढ़ा था कि अगर लॉस आपको पेंटिंग, स्कल्पचर या स्पेसिफाइड 38 सबसेक्शन 5 के अगर आपको कोई एसेट्स में से कोई लॉस आता है तो वो एडजस्टेबल नहीं होगा। अगर होता तो मैं यहाँ पे उसको नेगेटिव करके उसको एडजस्ट करवा देता, एडजस्टेबल नहीं होगा। ठीक है। इट मीन्स के हमारे पास अगर कोई लॉस आता है पेंटिंग वगैरह से, ज्वेलरी से, स्कल्पचर से, तो वो एडजस्टेबल नहीं होता। हाँ, अगर यहाँ पे कोई गेन आ रहा होता, मतलब ये मैं 5 लाख का बेचता, तो फिर यहाँ पे मैं 3 लाख रुपए का गेन लिखता। ठीक है जी। अच्छा, अब जनाब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं और मजीद। और आपने, क्योंकि आपने प्रॉपर्टी भी बेची है, इमूवेबल प्रॉपर्टी भी आपने बेची है, तो देखते हैं जनाब आपके पास जो प्रॉपर्टी आती है इमूवेबल कितनी है जी। एक तो कहता है जी आपके पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज हैं जिनकी मालियत जो है वो अपना 3 करोड़ है। और दूसरा फिर कहता है कि जनाब आपके पास जो प्रॉपर्टी आपने एक बेची है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी, वो आपके पास है तकरीबन 10 लाख रुपए की, आपने परचेज की थी आज से 2 साल पहले, और 3 लाख रुपए की आपने इसको बेच दिया। हमने कहा जी ठीक है, कोई मसला ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो बेटा, दो किस्म की आपको इमूवेबल प्रॉपर्टीज नजर आएंगी हमारे इस एग्जाम्पल में। एक तो उसकी ओनरशिप में है, और दूसरा जो है वो उसने बेच दी है। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कंसिडरेशन रिसीव्ड, और वो कितनी जनाब? 10 लाख रुपए। इसमें से लेस करेंगे कंसिडरेशन पेड, और वो है गलबन 3 लाख रुपए। जी, 10 लाख रुपए की और 3 लाख रुपए की नहीं, सॉरी, 30 लाख रुपए की बेची और 10 लाख रुपए की परचेज की थी। सॉरी सॉरी सॉरी, 10 लाख रुपए की परचेज की थी और 30 लाख रुपए की बेची है। 30 लाख रुपए और 10 लाख रुपए। ठीक है जी। तो आपके पास जो 2 मिलियन है, क्योंकि ये हमारे पास इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में जो आपकी प्रॉपर्टी है इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है, वो पहले टाइम था पिछले साल के टैक्सेबल इनकम से पहले एक टाइम, मतलब पिछले साल के जो बजट स्टेटमेंट थे उससे पहले जो टाइम था, कि जिसमें मतलब हम लोग जज करते हैं कि जी कितने परसेंट जो है वो होल्डिंग पीरियड के हिसाब से टैक्सेबल गेन में जाएगा। लेकिन फिलहाल हमारे पास हम क्या करेंगे जनाब, इस दफा क्या हुआ है, इस दफा 100% जो है वो टैक्सेबल गेन है। हाँ, इसके रेट डिफरेंट है, तो इसको हम लोग STR लिखेंगे जरूर अभी, लेकिन इसको पहले एक दफा सर अपना हम लोग सारे के सारे कैपिटल गेन्स निकाल लें। तो फिर जनाब हम यहाँ पे लिखते हैं जी आपकी प्रॉपर्टी है, और एक ये, और एक आपके पास है जी डीम्ड इनकम। डीम्ड इनकम, और वो है जनाब आपके पास सेक्शन 7E के तहत। और वो कितनी जनाब डीम्ड इनकम आपके पास है कि वो कहता है जी जितनी आपकी प्रॉपर्टी है, अगर 25 अपना 2.5 करोड़ से ज्यादा है तो उसका 5%। तो हमारे पास कितना था जनाब? हमारे पास तो था अपना 25, अपना 3 करोड़ की प्रॉपर्टी थी। तो 3 करोड़ का जब हम लोग 5% लेंगे तो वो आपके पास आएगा तकरीबन 15 लाख रुपए। ठीक है जी। तो जनाब ये आपके पास जो है वो टोटल कैपिटल गेन्स आपके पास निकल आए। ठीक है, एक तो XYZ प्राइवेट लिमिटेड 7 लाख रुपए का गेन मिला,
पेंटिंग के ऊपर आपको लॉस आया वो हमने कुछ भी नहीं लिखा, इमूवेबल प्रॉपर्टी को बेच के आपको गेन आया वो लिखा, और दूसरा डीम्ड इनकम आपके पास आई हमने उसको लिखा। ठीक है, तो अब जरा हम लोग इसको इसको सॉल्व करते हैं। तो जरा सबको कैलकुलेट हम लोग कर लेते हैं जनाब। देखिएगा 7 लाख जमा 20 लाख 27, 27 और 10 37 और 5, ये आपके पास हो गया तकरीबन कोई 42। 7 लाख जमा 20 लाख जमा 15 लाख, 42 लाख आपके पास हो गए जी। तो टोटल जो है वो आपके पास कैपिटल गेन कितना आ गया? 42 लाख रुपए। ठीक है जी, दिस वॉज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ओके जी। तो जनाब ये हमारे पास इनकम फ्रॉम सैलरी एक निकल आया था वो हमने देखा, और ये आपके पास सेकंड नंबर पे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन निकला है, इसको हम लोग कह देते हैं पी। ठीक है, अब आपने निकालनी है टोटल इनकम। अब यहाँ पे जनाब हम लोग लिखेंगे टोटल टैक्सेबल इनकम। अब टोटल टैक्सेबल इनकम 42 लाख तो आपके पास, यानी कि ए प्लस बी जिसको हम लोग कह सकते हैं, जिसका मतलब है कि जनाब आपके पास जो है वो 42 लाख, और इसमें हम लोगों ने ऐड करना है किस चीज को, जो ऊपर सैलरी की हमारी इनकम थी विच वॉज 48। तो आपके पास तकरीबन कोई 90 लाख रुपए का जो है वो आपका टैक्सेबल इनकम आपकी बन गई, 90 लाख रुपए टोटल टैक्सेबल इनकम, 90 लाख रुपए। अच्छा जनाब, अब 90 लाख रुपए आपके टोटल टैक्सेबल इनकम बन गई। अब इसमें से आपने लेस करने हैं एसटीआर, सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम, एसबीआई या एसटीआर। अब एसटीआर में नंबर वन आपके पास क्या है जी? एसटीआर में नंबर वन तो एक तो आपको पता है कि एक्सवाईजी प्राइवेट लिमिटेड तो एनटीआर है, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हैं। पेंटिंग में अगर गेन होता तो वो भी आपके पास एनटीआर होना था। इमूवेबल जो आपकी प्रॉपर्टी है, ये जो 20 लाख रुपए है, एक ये एसटीआर है, और एक ये जो 15 लाख रुपए है ये भी एसटीआर, मतलब इसके ऊपर अलग से रेट लगेगा और इसके ऊपर आपसे अलग से रेट लगेगा। तो यहाँ पे जनाब हम लोग लिखते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी, कितना जनाब? 20 लाख रुपए। और दूसरा सेक्शन 7E जिसको हम लोग कहते हैं डीम्ड इनकम, ये है जनाब कितना? 15 लाख रुपए। ये हमने करने हैं लेस, दोनों के दोनों। ठीक है जी, तो अब आपके पास जो अमाउंट आएगी दैट विल बी योर टैक्सेबल इनकम एनटीआर, और वो कितनी है जी? वो इस 9 लाख रुपए में से अगर हम लोग 35 लाख माइनस कर देते हैं, माइनस 20 लाख माइनस 15 लाख, तो 55 लाख रुपए जो है वो आपके पास टैक्सेबल इनकम एनटीआर में आएगी। ठीक है, अब हम जनाब इसके निकालते हैं टैक्स लाइबिलिटी। अब टैक्स लाइबिलिटी जब हमने निकालनी है बेटा, तो हमारे स्लैब्स के लिहाज से हम इसमें देखेंगे कि हमारे स्लैब्स जो है वो कितने हैं। अगर हमारे स्लैब्स उसमें गिवन, पीछे एक तो हमें गिवन होंगे क्योंकि स्लैब्स भी हमारे चेंज हुए हैं आपकी बुक में, वो भी मतलब हम देखते हैं कि आपके स्लैब्स कितने रह गए हैं, और स्लैब्स के लिहाज से हम लोग चार्ज करेंगे आपकी लाइबिलिटी। तो अब बेटा हमें देखना पड़ेगा कि हमारे पास जो है वो हमने सैलरीड पर्सन लगाना है कि नॉन सैलरीड पर्सन लगाना है, क्योंकि आपकी टोटल जो टैक्सेबल इनकम एनटीआर जिसके ऊपर स्लैब लगने हैं वो है कितनी? 55 लाख रुपए। और जो आपको इनकम फ्रॉम सैलरी है वो है 48 लाख।
तो देखना पड़ेगा कि क्या 48 लाख जो है वो 55 लाख का 75% या बनता है कि नहीं बनता। तो ये आपका 75% ज्यादा बनता है। इस वजह से यहाँ पे क्या लगेंगे, सैलरीड स्लैब इसके ऊपर लगेंगे। तो सैलरीड स्लैब जब मैं इसको अप्लाई करूंगा सैलरीड सैलरीड स्लैब को, तो उस हिसाब से फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे जनाब आपके पास टैक्स लाइबिलिटी में आपका जो स्लैब नंबर आएगा, क्योंकि 55 लाख है, तो सैलरीड के हिसाब से स्लैब आएगा आपका 36 लाख से 60 लाख तक। तो टैक्स ऑन 36 लाख, और वो 36 लाख रुपए पे टैक्स कितना है जनाब, 4 लाख और 5 हजार। ठीक है जी, क्योंकि स्लैब्स आपके चेंज हुए हैं बेटा, तो इस वजह से स्लैब्स जो नए हैं वो इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मिलेंगे, तो उस हिसाब से आपने चार्जेस को करना। तो 4 लाख 5 हजार रुपये, और उसके बाद जनाब 36 लाख से जितनी ज्यादा है टैक्स ऑन, इसमें से अगर हम माइनस करवाएं, 55 में से अगर हम लोग 36 को माइनस करवा दें तो पीछे बचता है 19 लाख। और उसका जो रेट है इंटरेस्ट रेट, सॉरी टैक्स रेट जो है उसका, दैट इज 25%। तो 25% के लिहाज से अगर हम लोग बात करें, तो आपके पास इसके बनेंगे 4 लाख 75 हजार। तो 4 75 को जमा में अगर मैं करता हूँ 4 लाख 5 हजार में ऐड, तो मेरे पास 8 लाख 80 हजार पे आएंगे एनटीआर के तहत। तो ये टैक्स लाइबिलिटी अंडर एनटीआर। ठीक है जी, तो नॉर्मल टैक्स रिजीम के तहत आपके पास इतनी आपकी टैक्स लाइबिलिटी बन रही है। अच्छा जी, अब जो आपके पास एसटीआर है उसको हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं जनाब। आपके पास टैक्स ऑन एसटीआर, और वो जनाब आपके पास एक अमाउंट है जिसको हम लोग कहते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी, और वो है जनाब अपना 20 लाख रुपए। और इसका होल्डिंग पीरियड जो था वो कितना था जी, उसने क्वेश्चन में बताया हुआ है कि 2 साल पहले, यानी कि 2 साल इसका होल्डिंग पीरियड था। तो 2 साल इसका होल्डिंग पीरियड होने का क्या मतलब है कि हम इसको क्या करेंगे, जरा देखते हैं जनाब। अगर आपके पास कोई प्रॉपर्टी है, कहता जी अपना मोर देन 1 ईयर बट लेसर देन 2 ईयर, इनके 2 साल तक प्लॉट है, तो 12.5% कंस्ट्रक्टेड है, तो 10% फ्लैट्स हैं, 7.5%। तो हमारी प्रॉपर्टी क्या थी जी, हमारी प्रॉपर्टी थी प्लॉट। ठीक है, तो प्लॉट के हिसाब से हमारे पास कितना लगेगा, 12.5%। ओके, तो यहाँ पे हम लोग कितना लगाएंगे जनाब एसटीआर के हिसाब से। एक तो आपके पास अमाउंट है कितनी, 20 लाख रुपए की, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे 12.5% के साथ, तो आपके पास जो आंसर आएगा 20 लाख रुपए का 12.5%, तकरीबन आपके पास बनेंगे 2.5 लाख रुपए। ठीक है, और दूसरा जो डीम्ड इनकम है, ये है प्रॉपर्टी प्लॉट, और दूसरा डीम्ड इनकम, वो था जनाब उसकी उसकी वैल्यू जो थी वो थी तकरीबन 15 लाख रुपए। और हमने पढ़ा हुआ है कि 20% के हिसाब से ये टैक्सेबल होगा। तो 15 लाख रुपए का अगर मैं 20% लेता हूँ तो मेरे पास आएगा 3 लाख। तो ये टोटल मेरे पास कितना आ गया जनाब, इसको मैं ए क्या देता हूँ, और ये टोटल मेरे पास आएगा जी 2.5 जमा 3 तकरीबन 5 लाख 50 हजार रुपये। इसको मैं बी क्या देता हूँ। तो जो टोटल टैक्स लाइबिलिटी पेएबल, वो कितना आएगा जी, 8 लाख 80 हजार में, यानी कि जिसको हम लोग ए प्लस बी कहते हैं, 8 लाख 80 हजार में मुझे ऐड करना पड़ेगा किसको, 5 लाख 50 हजार को। तो 14 लाख 30 हजार रुपये, ये आपका टोटल टैक्स पेबल आ गया। ओके बच्चों, तो ये बेसिकली हमारा जो था, मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ एक छोटा सा मैं एक सेशन रखूंगा जिसमें आप लोगों को क्वेश्चन मैं बताऊंगा, कि जिसमें सेक्शन आपका जो 7E है वो भी डिस्कस हो जाए, और जो आपके प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हम लोग थोड़ा सा टैकल कर लें कि हमने इनको किस तरह से लेके चलना है। अच्छा जी, आज एक तो ये हमने डिस्कस किया क्वेश्चन हमारा। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, नोट्स की तरफ हम थोड़ा सा बढ़ते हैं, और नोट्स के बाद फिर इंशाल्लाह ताला हम देखते हैं कि हमारा अगला जो टॉपिक है वो कौन सा है।
देखिए बच्चों, नोट्स की तरफ हम लोग मूव ऑन करते हैं। जी देखिएगा बेटा कि इन आगे जो हमारा टॉपिक है, कल हम लोगों ने ये सारा कुछ डिस्कस कर लिया था, आज हमने इसकी प्रैक्टिस भी कर ली है। ठीक ना। अब आगे जो हमारा टॉपिक है दैट इज कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट्स स्पेसिफाइड इन सेक्शन 37 यानी कि सिक्योरिटीज की हम लोग बात कर रहे हैं। तो बेटा सिक्योरिटीज में भी सेम सिचुएशन है। अगर मैं बात करता हूँ सेक्शन 37 ए के आइटम्स की, तो अगर उनको बेचकर यानी कि फॉर एग्जांपल किसी पब्लिक कंपनी के अपना शेयर्स बेचकर अगर मुझको गेन वगैरह मिलेगा, तो वो सेक्शन 37 के अंडर गेन होगा। तो कहता है जी आपके पास ऐसे ही आपने मतलब कैलकुलेट करना है अपना जो गेन है, कैपिटल गेन मतलब कंसिडरेशन रिसीव्ड लेस कंसिडरेशन पेड। ठीक है जी। तो अब वो जो आपके पास कैपिटल जो पॉजिटिव आंसर आएगा दैट वुड बी कैपिटल गेन। लेकिन एक बात याद रखिएगा, क्या उसने कहा जी सेक्शन 37 ए के तहत मिलने वाली जो आपको कैपिटल गेन होगा वो आपके लिए क्या होगा, एसटीआर होगा। ठीक है, सेपरेट टैक्स regime होगा। ओके। तो एसटीआर का मतलब क्या है कि जनाब आपके पास अगर आपको सेक्शन 37 ए में अगर आपको कोई गेन मिलेगा, तो वो गेन किस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, हम लोग लिखेंगे जनाब कैपिटल गेन बराबर है कंसिडरेशन रिसीव्ड लेस कंसिडरेशन पेड। ठीक है जी। तो कंसिडरेशन रिसीव्ड आपके पास जो भी आपके पास आंसर आया दैट वुड बी, लेट्स सपोज हम लोग कहते हैं जनाब एक पब्लिक कंपनी के शेयर्स बेच के आपको पैसे मिले तकरीबन कोई 10 लाख रुपए, और जबकि आपने वो शेयर परचेज किए थे तकरीबन कोई 8 लाख रुपए के। ठीक है। तो 2 लाख रुपए का आपको क्या मिला, कैपिटल गेन। ठीक है जी, दिस इज योर कैपिटल गेन। तो अब हम कहते हैं जी इसका रूल क्या है, हम कहते हैं जी इसका रूल ये है कि ये जो कैपिटल गेन है दिस इज 100% टैक्सेबल, नंबर वन, एज एस टी आर अकॉर्डिंग टू स्पेसिफाइड रेट। ठीक है जी। अब वो स्पेसिफाइड रेट्स आपके पास कौन से हैं जनाब, हम कहते हैं जनाब देखिए, जब आपने अगर तो प्रॉपर्टी आपने यानी कि सिक्योरिटीज अगर आपने परचेज की है सेक्शन 37 ए के तहत, अगर आपने कोई एसेट परचेज किया है यकम जुलाई 2022 या उसके बाद, ठीक है, मतलब टैक्स ईयर 2023 के अंदर यकम जुलाई 2022 या उसके बाद अगर आपने परचेज किए हैं प्रॉपर्टीज और आपने उसको बेच दिया है, तो लेसर देन 1 ईयर अगर आपके पास होल्डिंग पीरियड 1 साल से कम का अर्सा हुआ, तो ऑब्वियसली अभी क्योंकि 2000 अपना 22 ही चल रहा है, टैक्स ईयर 2023 है लेकिन कैलेंडर ईयर हमारा 2022 ही चल रही है, तो यकम जुलाई 2022 के बाद अभी सिलसिला चल रहा है, तो 1 साल से कम ही अर्सा आपके पास होगा। तो देखिए अगर आपके पास लेसर देन 1 ईयर है तो 15%, और ये एक्टिव टैक्स पेयर्स के लिए है। ठीक है। और अगर आपके पास एक्टिव टैक्स पेयर आप नहीं है, मतलब अगर आप फाइलर नहीं है, तो इसका रेट का डबल कर लीजिए, मतलब 30%। अच्छा ना, उसके बाद कहता है जी मोर देन 1 बट लेसर देन 2 ईयर्स तो 12.5%। अगर होल्डिंग पीरियड जो है वो उसका मोर देन 2 बट लेसर देन 3 तो 10%, मोर देन 3 बट लेसर देन 4 7.5, मोर देन 4 बट लेसर देन 5 5%, मोर देन 5 बट लेसर देन 6 2.5%, और मोर देन 6 0%। ठीक है। तो जनाब पहले ये वाला सीन नहीं था, पहले डिफरेंट रेट्स थे, अब आपके रेट्स उन लोगों ने बड़े आसान कर दिए। कहते हैं जी जनाब आपके पास होल्डिंग पीरियड जो है, अगर अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज की है 37 ए की कैपिटल एसेट अगर आपने परचेज किया है यकम जुलाई 2022 को या उसके बाद अगर आपने परचेज किया है, तो 6 साल के बाद किसी किस्म का उसके ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं होगा। ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा कि जनाब स्पेसिफाइड रेट्स आपके पास गिवन है। और अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है यकम जुलाई 2022 से पहले, मतलब टैक्स ईयर 2021 या उससे पहले की अगर आपने कोई प्रॉपर्टी परचेज की है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ यकम जुलाई सॉरी तो टैक्स ईयर 2022 या उससे पहले की, मतलब अगर आपने प्रॉपर्टी परचेज की है, तो अकॉर्डिंग टू लॉ आपका होल्डिंग पीरियड जितना भी हुआ दैट डजेंट मैटर। आपके जो सिक्योरिटीज होंगी सेक्शन 37 ए के जो कैपिटल गेन आपको मिलेगा वो 12.5% के हिसाब से टैक्सेबल होगा। ठीक है जी। और उसके बाद फिर कहता है जनाब अगर आपको कोई फ्यूचर कमोडिटीज, फॉर एग्जांपल हमने डेरिवेटिव्स की हमने बात की थी, रिडीमेबल कैपिटल की हमने बात की थी,
तो कहता है जी अगर इस तरह का कोई फ्यूचर कमोडिटी कॉन्ट्रैक्ट डेरिवेटिव अगर आपके पास हो, तो वो 5% जब भी मतलब आपने एक्वायर किया हो, उससे वो मैटर नहीं करता। तो 5% जो है वो आपके लिए टैक्सेबल अपना रेट, आपका टैक्स जो रेट होगा कितना होगा जी, 5%। ठीक है। कहता है जनाब आपके पास अगर आपने कोई सिक्योरिटीज वगैरह परचेज की हैं और टैक्स ईयर 2022 या उससे पहले यानी कि 1 जुलाई 2022 से पहले पहले अगर आपने परचेज की हैं तो 12.5% रिस्पेक्टिव ऑफ होल्डिंग पीरियड। अगर आपने 1 जुलाई 2022 या उसके बाद अगर आपने परचेज की हैं तो एप्लीकेबल स्लैब रेट्स। और अगर आपके पास डेरिवेटिव्स प्रोडक्ट्स हैं, फ्यूचर कमोडिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हैं, तो वो कानून कहते हैं जनाब हम आपको क्या करेंगे, 5% के ऊपर जो है वो आपका टैक्स रेट आपके लिए होगा, वो रिगार्डलेस ऑफ द एक्विजिशन डेट। ठीक है जी। और इसमें जनाब अगेन वही बात है, कंसिडरेशन शैल बी टोटल अमाउंट रिसीव्ड और फेयर मार्केट विच एवर इज हायर। तो यहाँ भी आपके पास कंसिडरेशन जो होगी वो विच एवर इज हायर वाला यहाँ पे केस लगेगा। अच्छा, और बाजुकात करते जनाब हमारे जो कैपिटल एसेट्स हैं सेक्शन 37A वाले, या आपके जो सेक्शन 37 वाले हैं, वो हमारे एसेट्स जो हैं वो खराब हो जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, या मतलब हमारे से चोरी हो जाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ अगर आपने उनकी इंश्योरेंस वगैरह करवाई है, अगर आपने उनकी इंश्योरेंस करवाई है, तो हम लोग क्या कहेंगे कि हम जनाब उनको जो कंसिडरेशन रिसीव्ड होगी वो उनका इंश्योरेंस क्लेम होगा, या कोर्ट की तरफ से दिया हुआ ऑर्डर, यानी कि जो पैसे हमें मिलेंगे वो हमारे लिए क्या होगा, कंसिडरेशन रिसीव्ड होगी। ठीक है जी। तो कंसिडरेशन रिसीव्ड सबसे पहले आपने क्या देखना है जी, फेयर मार्केट वैल्यू और एक्चुअल अमाउंट विच एवर इज हायर। सेकंड नंबर पे बेटा आपने क्या देखना है जी, कि आपके पास वेयर एन एसेट इज लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड, कंसिडरेशन रिसीव्ड शैल बी द स्क्रैप वैल्यू अलोंग विद एनी कंपनसेशन, इंडेमनिटी और डैमेज रिसीव्ड अंडर एन इंश्योरेंस पॉलिसी एग्रीमेंट सेटलमेंट और जुडिशियल डिसीजन। ठीक है। अच्छा जी। अच्छा, अब हमने एक टर्म पढ़ी थी इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। बेटा इंसिडेंटल एक्सपेंसेस में क्या इंश्योरेंस हम लोग ऐड करेंगे? लेट्स सपोज आपने इंश्योरेंस करवाई है तो ऑब्वियसली आप अपने इंश्योरेंस प्रीमियम पे करते हैं। तो क्या इंसिडेंटल एक्सपेंसेस में आप इंश्योरेंस ऐड करवाएंगे? तो कानून कहता है कि अगर आपने इंश्योरेंस को कंसिडरेशन रिसीव्ड माना, ठीक है जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ इंश्योरेंस इज रिसीव इज इफ इंश्योरेंस if insurance is considered as consideration received, अभी जो मैंने आपको बताया, consideration received, then insurance premium will be included in incidental expenses। ठीक है जी। कि अगर आपने इंश्योरेंस क्लेम मतलब इंश्योरेंस अगर आपने क्लेम किया, इफ इंश्योरेंस इज कंसिडर्ड एज कंसिडरेशन रिसीव्ड, देन इंश्योरेंस प्रीमियम विल बी इंक्लूडेड इन इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। ठीक है, वो जो हमने पढ़ा था ना कि अपना कंसिडरेशन रिसीव्ड माइनस ये जो हमारे पास कंसिडरेशन पेड है, कंसिडरेशन पेड में हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था कि जिसका मतलब क्या होता है कि जनाब आपके पास कॉस्ट प्लस इंसिडेंटल एक्सपेंसेस। ठीक है। तो वही ये जो इंसिडेंटल एक्सपेंसेस है, अगर तो कंसिडरेशन रिसीव में इंश्योरेंस क्लेम आप कर रहे हो, तो जनाब फिर इंसिडेंटल एक्सपेंसेस में इंश्योरेंस प्रीमियम भी आपका एक्सपेंस बन जाएगा। ठीक है जी। अच्छा जनाब, इसके बाद फिर कहते हैं जनाब, गेन और डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी एंड सिक्योरिटीज शैल बी ट्रीटेड एज सेपरेट ब्लॉक ऑफ इनकम एंड टैक्सेबल एट अबव रिस्पेक्टिव प्रिस्क्राइब्ड टैक्स रेट्स। वो हमें पता है कि जनाब आपके पास दोनों के दोनों एसटीआर हैं। फिर कहता है जी, ऑन द अदर हैंड gain on disposal of capital asset of section 37 will be added to the normal income of the taxpayer and taxable on the basis of the rates applicable to such person। ठीक है जी। सेक्शन 37 जो आपको गेन मिलेगा वो एनटीआर होगा, ये हमें ये भी पता है। फिर कहते हैं जी, द होल्डिंग पीरियड शैल रिकन फ्रॉम द डेट ऑफ एक्विजिशन टू द डेट ऑफ डिस्पोजल। रिकॉन का मतलब होता है मतलब रिकनसाइल करना, रिकॉग्निशन करना। कहता है जनाब हम कब से कंसीडर करेंगे कि द होल्डिंग पीरियड, मतलब होल्डिंग पीरियड कब से समझा जाएगा कि जनाब होल्डिंग पीरियड जो हमने ऊपर बात की है, ये वाली होल्डिंग पीरियड की, इनकी
तो कहते हैं जनाब ये होल्डिंग पीरियड जो है वो आपका जब से आपने उस एसेट को एक्वायर किया है, जब से आपने सिक्योरिटी को एक्वायर किया होगा, तब से हम इसको अपना होल्डिंग पीरियड मानेंगे। उसके बाद कहता है जी कैपिटल गेन अराइजिंग ऑन द डिस्पोजल ऑफ एनी सिक्योरिटी शैल बी कंप्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट इन फर्स्ट आउट इन्वेंटरी काउंटिंग मेथड। हाउएवर FIFO मेथड शैल नॉट बी अप्लाई in respect of sale of share purchased on the same trading day. In that case, gain or loss shall be computed by applying the average method. अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब आपको एक एग्जांपल के साथ समझाऊंगा, वो इंशाल्लाह हम लोग कल इसको डिस्कस करेंगे। तो इसका वैसे अभी मतलब आप समझ लीजिए। इसका मतलब यह है कि जनाब अगर आपके पास आपने डिफरेंट डेट्स पे डिफरेंट सिक्योरिटीज परचेज की हैं, फॉर एग्जांपल आपने अगर परचेज की है डिफरेंट डेट पे डिफरेंट सिक्योरिटीज को आपने परचेज किया, फॉर एग्जांपल आपने कहा जी मैंने यकम जनवरी 2020 को मैंने 10,000 शेयर परचेज किए थे एट द रेट ऑफ 10। तो कितने पैसे दिए होंगे आपने? 1 लाख रुपए। ठीक है जी। फिर वो कहता है जनाब मैंने तकरीबन कोई 31 जुलाई 2000 या 31 मई 2020 को मैंने 5,000 शेयर परचेज किए थे एट द रेट ऑफ 30। तो कितना बनेगा जनाब? तकरीबन कोई 1.5 लाख रुपए। ठीक है। तो ये जनाब आपने वो शेयर उसने दिया होगा। तो कहता है जी फॉर एग्जांपल अगर मैं लेट सपोज अगर मैं शेयर बेच देता हूँ अपने 12,000, अगर मैं शेयर बेच देता हूँ 12,000 शेयर, 12,000 शेयर्स आर सोल्ड। 12,000 अगर मैं अपने शेयर बेच देता हूँ, पब्लिक कंपनी के शेयर्स हैं, तो इसमें फॉर रुपीज समझ लीजिए कि 60 लाख रुपए। ठीक है जी। 60 लाख रुपए के लिए उसने कहा जी मैंने अपने 12,000 शेयर अपने बेच दिए। ओके। तो इसमें एक मिनट, अगर हम यहाँ पे मतलब 12,000 शेयर को अगर हम लोग 50 रुपए के हिसाब से भी लेके जाएं तो 6 लाख रुपए, सॉरी 60 लाख मुझे भी लग रहा था, 60 लाख तो पॉसिबल नहीं है, 6 लाख रुपए की जनाब। ठीक है जी। 6 लाख रुपए के लिए विच मीन्स के एट द रेट ऑफ 50 रुपी पर शेयर। तो अब कहते हैं जनाब अब आपको कैपिटल गेन आप कैसे मानेंगे? हम कहते हैं जी कंसीडरेशन रिसीव जो आएगा वो आपके पास आएगा कितना जी? 6 लाख रुपए। तो जब हमने लेस करना है ना, तो अब यहाँ पे हमने लगाना फाइफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड। ठीक है। मतलब 12,000 शेयर थे, 10,000 पहले खरीदे, 5,000 मैंने बाद में खरीदे। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कंसिडरेशन पेड में कि 10,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 10 कितने बन गई है? 1 लाख रुपए। और उसके बाद जनाब 2,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 30 कितने बन गए जनाब? ये 60,000 रुपए। तो 1,60,000 रुपए जो है वो कंसिडरेशन पेड में हम लोग लिखेंगे, और इसका जो फाइनल आंसर आपके पास आएगा कितने का जनाब? 4,40,000। 4,40,000। दिस वुड बी कैपिटल गेन। कैपिटल गेन और कौन सा होगा? 37A का। ओके। और आपको पता फिर ये STR है, और उसके हिसाब से फिर हम देखेंगे कि इसका होल्डिंग पीरियड कितना था। ठीक है। अब इसका होल्डिंग पीरियड अगर हम लोग जज करेंगे तो उसका होल्डिंग पीरियड उसके हिसाब से हम लोगों ने चार्ज करना, कि अगर जनाब इसका होल्डिंग पीरियड तो सेम है तब तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर इसका होल्डिंग पीरियड डिफरेंट है तो फिर हम क्या करेंगे वो इंशाल्लाह कल आप लोगों को मैं क्वेश्चन करूंगा, उसमें डिस्कस करेंगे डिटेल में। फिर कहते हैं जनाब आपके पास लॉस सस्टेन्ड बाय अ पर्सन ऑन डिस्पोजल ऑफ सिक्योरिटीज शैल बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट द गेन ऑफ द पर्सन फ्रॉम डिस्पोजल ऑफ एनी अदर सिक्योरिटी चार्जेबल। मतलब कि अगर आपको सेक्शन 37A में अगर आपको कोई लॉस आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 37A के गेन से ही क्या किया जा सकता है? एडजस्ट हो सकता है। ठीक है। लॉस सस्टेन्ड बाय अ पर्सन ऑन डिस्पोजल of securities shall be set off only against the gain of person from disposal of any other security। सिक्योरिटी मतलब सेक्शन 37A। तो सेक्शन 37A का जो लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 37A के गेन से ही एडजस्ट हो सकता है, मतलब सेक्शन 37 के गेन से भी नहीं हो सकता। ठीक है। सेक्शन 37A का लॉस आपके सेक्शन 37A के किसी गेन के साथ ही एडजस्ट हो सकता है। सच लॉस फ्रॉम द टैक्स ईयर 2019 कैन ओनली बी कैरी फॉरवर्ड अप टू 3 years immediately succeeding the tax year for which the loss was first computed। मतलब और ये जो सेक्शन 37A का जो लॉस आएगा ना बेटा,
वो कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है 3 साल के लिए। 37 का कैरी फॉरवर्ड कर सकते थे हम लोग कितने के लिए, 6 साल के लिए। 37A का हम लोग कैरी कर सकते थे कितने के लिए, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए हम लोग इसको कैरी कर सकते हैं। और लास्ट में जनाब, हाउ एवर कैपिटल लॉस अंडर सेक्शन 37 कैन बी एडजस्टेड अगेंस्ट कैपिटल गेन अंडर सेक्शन 37A, कि जो सेक्शन 37 का जो लॉस होगा वो 37A के गेन के साथ एडजस्ट हो सकता है। ठीक है जी। मतलब 37 का जो लॉस है वो कैपिटल गेन, चाहे 37 है, 37A है, चाहे वो जो कुछ भी है उसके साथ एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन जो 37A का लॉस है वो सिर्फ और सिर्फ 37A के गेन के साथ ही एडजस्ट हो सकता है। ठीक है जी। इसके ऊपर इंशाल्लाह हम लोग मजीद कल इसके ऊपर एक क्वेश्चन बनाएंगे, और ये जो आगे आपके पास आ रहा है वॉइस सेल्स वगैरह, इंशाल्लाह इसको कल वाइंड अप करते हैं इस नोट्स को। और एक दो कॉन्सेप्ट मजीद हैं एम्प्लॉय शेयर स्कीम के तहत, आपने इसको कैसे लेके चलना है इंशाल्लाह, वो कल वाला जो लेक्चर होगा वो हमारा कैपिटल गेन का आखिरी लेक्चर होगा इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।